अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 12 और इसमें कैनोनिकल फॉर्म्स का टॉपिक कवर करेंगे और एक साइड टॉपिक पे थोड़ी सी इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे बात करेंगे। तो कैनोनिकल फॉर्म्स क्या हैं, उसमें हम आ जाते हैं मिन टर्म्स पे। मिन टर्म्स आर प्रोडक्ट टर्म्स, इससे हम अच्छे से फेमिलियर हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है बूलियन फंक्शंस कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ मिन टर्म्स। ठीक है, आप बूलियन फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ मिन टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म से, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं सम ऑफ मिन टर्म्स या सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। obtain sum of min terms by gathering या summing the min terms of the function where result is 1। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि मिन टर्म्स वहाँ वो टर्म्स हैं जहाँ पर आपका आउटपुट होता है 1। तो आप मिन टर्म्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, से F1 की बात कर रहे हैं तो F1 अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, F1 कहाँ पर है, F1 हमारे पास F1 वाला फंक्शन है ये, और इसमें मैं चेक कर F1 को पहले हाईलाइट कर देता हूँ कि किसकी बात हो रही है। इसकी बात हो रही है, F1 है। ठीक है, और इसमें मुझे वो वाली टर्म्स पिक करनी है जहाँ पे मेरा आउटपुट 1 है। तो मेरा आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 1 कहाँ पर है, मेरा आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 1 यहाँ पर है। ठीक है, आउटपुट मेरा 1 यहाँ पर है, तो इस वजह से मुझे यहाँ से इस वाली रॉ को पिक कर लेना है, ये रॉ, क्योंकि मेरा आउटपुट यहाँ पे 1 है। तो ये रॉ मैंने पिक कर, ठीक है। अब ये रॉ क्या है, ये रॉ सिर्फ एक ही जगह पे 1 है तो एक ही आई है, तो एक ही मेरे पास मिन टर्म आ रही है, और ये क्या है, 1 1 0। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 1 का मतलब होता है नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और 0 का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म जब हम मिन टर्म्स की बात करें। तो सबसे पहला वाला 1 किस कॉलम में आ रहा है, एक्स में आ रहा है, और एक्स की जगह 1 लिखा हुआ है तो मैं कहूँगा ये सिंपली क्या है, एक्स है। ठीक है, बीच में लगाऊंगा डॉट क्योंकि मिन टर्म की बात कर रहा हूँ। दूसरी वाली टर्म है y और y पे भी 1 आया हुआ है तो ये भी आएगी नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म यानी y आ जाएगी। फिर लगाऊंगा डॉट, तीसरी वाली टर्म z की है और z पर आ रहा है 0, तो इसका मतलब z जो है वो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, क्योंकि z यहाँ पर 0 है। तो जो f1 है उसका जो इक्वेशन बनेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही 1 है, तो पूरी की पूरी इक्वेशन सिर्फ एक ही मिन टर्म होगी, वो है x डॉट वाई डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो मैंने लिख दी मिन टर्म्स स्टैंडर्ड फॉर्म। और कैनोनिकल फॉर्म की बात की जा रही है तो कैनोनिकल फॉर्म में क्या होता है, आप इसको नंबर्स में लिख देते हैं। ठीक है, नंबर्स में कैसे लिख देते हैं, मुझे ये पता है कि ये एक्स वाई जेड में टोटल 8 मिन टर्म्स हैं। पहली मिन टर्म कहलाएगी M0, दूसरी M2, तीसरी M3, M4, M5, M6, M7 एंड दैट्स इट। 0 से लेकर 7 तक की टर्म्स इसमें आ सकती हैं। तो मुझे पता ये करना है कि ये जो टर्म्स मैंने लिखी है एक्चुअली इसका वेट क्या है। 110 का मतलब मुझे पता है कि होता है 6। 110 इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 6, तो मैंने 6 को ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर लगा दिए सिर्फ स्मॉल है कि ये बता दिए कि मिन टर्म है, और उससे पहले ही मैंने समीशन का साइन लगा दिया जो मैं यहाँ पर लगा नहीं सकता। समीशन का साइन लगा दूंगा, समीशन का साइन मेरे पास कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो क्लोजली रिलेटेड कोई साइन नहीं है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ। चलो ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ क्लियर ताकि इधर बात समझा सकूँ। तो मैंने क्या किया, ये पूरी की पूरी टर्म आई। ठीक है, इस टर्म को मुझे पता था इक्विवेलेंट है 6 के, मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा, सिर्फ एक ही टर्म है तो एक ही था। और मैंने स्मॉल m से ये बताया कि ये मिन टर्म है और साथ में ये सम का साइन लगा दिया। तो ये जो फॉर्म मैंने लिखी है कहलाती है कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, और इससे पहले वाली फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मिन टर्म्स को मैं और शॉर्ट हैंड करके लिख सकता हूँ इन कैनोनिकल फॉर्म। तो ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है आपकी मिन टर्म की। यहाँ पे एक ही थी तो नंबर सिर्फ 6 आ रहा है, लेकिन अगर एक से ज्यादा होंगे तो नंबर्स बढ़ते जाएंगे और शुरू में ऐसे ही लिखा रहेगा सम और स्मॉल है। दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और बात समझ में आ जाए। दूसरी एग्जाम्पल क्या है, F2।
F2 में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कहाँ कहाँ पर 1 आ रहा है, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि 1 जो है F2 की अगर बात करें तो यहाँ आ रहा है और इन 3 जगह पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसमें से 4 1 आ रहे हैं, तो 4 टर्म्स निकालनी पड़ेगी। और पहली टर्म क्या होगी, ये वाली टर्म होगी। दूसरी टर्म क्या होगी, ये वाली होगी। तीसरी टर्म ये होगी और चौथी टर्म ये होगी। ये सारी की सारी टर्म्स मुझे निकालनी है अलग से। यानी मैं जब इसको यहाँ पे लिखूंगा तो F2 एक्चुअली मेरा जो है एक F2 इक्वेलेंट होगा। पहली टर्म क्या है, 001 001। दूसरी टर्म क्या है, 100। तीसरी टर्म क्या है, 101। चौथी टर्म क्या है, 110। ठीक है, ये तो मैंने लिख दी 010 के फॉर्मेट में। लेकिन मुझे एक्चुअली जब मैं मिन टर्म्स याद करता हूँ तो 00 के फॉर्मेट में नहीं लिखनी, मुझे इसको कॉम्प्लीमेंट में लिखना है। तो 001 का मतलब है x कॉम्प्लीमेंट है, y भी कॉम्प्लीमेंट है और z ऐसे। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट और z। डॉट्स में नहीं लगा रहा, ऑब्वियस होता है, कुछ नहीं लगा होता तो बीच में डॉट्स है। और ये है x, 1 की जगह आ जाएगा x, 0 की जगह आ जाएगा y कॉम्प्लीमेंट और फिर 0 की जगह आ जाएगा z कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ पे पहला 1x है तो x आ गया, 0 है तो y का कॉम्प्लीमेंट आ गया, तीसरी चीज 1 है तो z आ गया। आखिर में देखा जाए 1 है तो x आ गया, फिर 1 है तो y आ गया और 0 है तो z कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ से नोट डाउन कर। फर्दर इसको अब जब मैं कैनोनिकल फॉर्म में लेके जाना चाह रहा हूँ तो मुझे इसके नंबर पता होने चाहिए। ये टर्म जो है, ये टर्म कहलाती है M1। ठीक है, क्योंकि 1 कोड है इसका बाइनरी। ये टर्म जो है ये कहलाती है आपकी 100 थी, तो ये टर्म कहलाएगी M4 प्लस ये वाली कहलाएगी M5 प्लस ये वाली कहलाएगी M6। ठीक है, ये कैसे मैंने 1 4 5 6 लिखा है, इन्हीं कोड्स को देखते हुए। 001 का मतलब होता है 1, 100 का मतलब होता है 4, 101 का मतलब होता है 5 और 110 का मतलब होता है 6। तो ये आ गई मेरे पास मिन टर्म की फॉर्म में। ठीक है, मैंने M1 M2 M3 करके लिख दिया जो भी आ रहा। अब जाहिर सी बात है कि इसको अगर मैं कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँगा तो क्या होगा, सिंपली कि मुझे F2 लिखना है, F2। और F2 में मैं M समझने से कॉमन ही ले लिया एक तरीके से, आप ये समझ लें 1, और मैं कॉमा सेपरेटेड लिखूंगा। 1 है, 4 है, 5 है, कॉमा 6 है। ये 4 टर्म इसमें आ जाएंगे और इससे पहले मैं निशान लगा दूंगा सम का, जो भी है समीशन का साइन। तो इस तरीके से मेरे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। और देखते हैं कि ऐसे ही हुआ हुआ है F2 का आंसर। तो F2 का आंसर, अच्छा मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा, देख नहीं सकते आप लोग। अच्छा, F2 में एक 1 मैं मिस कर गया, लास्ट में भी एक 1 है। ठीक है, माय बैड, कि लास्ट में एक 1 था उसे मैं मिस कर गया, ये वाला 1 भी है तो इस वजह से 7 भी आएगा इसमें। ठीक है, मुझे दिखाई नहीं दिया जिसकी वजह से मैंने इसे मिस कर दिया था। तो इसमें टोटल 5 टर्म आई, 1 4 5 6 और 7 भी आएगा क्योंकि लास्ट वाली टर्म भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये जो लिखा हुआ है, ये मैं आपको फिर से हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है मिन टर्म्स की, और ये जो लिखा हुआ है ये कैनोनिकल फॉर्म है मिन टर्म्स की। अब आप बताएं कौन सी एक्सप्रेशन लिखना आसान है आप लोग को। इनका मतलब एक ही है। ठीक है, लेकिन लिखने के लिए शॉर्ट हैंड नोटेशन जो है हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म है कि मैं डायरेक्टली लिख दूं 1 4 5 6 7। इसका मतलब यही है कि जो बड़ी सी एक्सप्रेशन लेफ्ट पे लिखी हुई है। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है कैनोनिकल फॉर्म। अच्छा, कोई मुझे डायरेक्टली शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ F3 बता सकता है? मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे F3 की शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन बताएं। डायरेक्टली बता सकते हैं, आपको पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अब आप समझ गए कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो आप डायरेक्टली बता दें मुझे कि क्या आएगा ब्रैकेट्स के अंदर, कौन कौन सी टर्म्स आ जाएंगी फॉर F3। जी क्लास, एनीवन? F3 में सबमिशन ऑफ M के अंदर
ब्रैकेट्स में कितनी टर्म्स आएंगी। बहुत आसान सा सवाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस आप ध्यान दें। वन थ्री फोर फाइव, मेरे पास एक आंसर आया, 1345, 1345, बिल्कुल ठीक, करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। और ये किसने आंसर किया है मुझे, 1345 वाला आंसर सही है। और ये आंसर मुझे किया है, यहाँ पे नाम शो नहीं हो रहा मेरे पास पूरा, फ्रॉम 117 करके बस इतना मेरे पास आ रहा है, या एक मिनट रुके, ये है मोहम्मद उमर हाशमी, मोहम्मद उमर हाशमी ने मुझे जो आंसर दिया है वो सही है और सबसे पहले आया है। और फिर उसके बाद ये आंसर मुझे मोट रजा ने दिया है, वो भी सही है, ठीक है। तो गुड, कीप इट अप, ये आंसर सही है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको बात समझ में आ गई है कि कैसे मैं डायरेक्ट टेबल से कैनोनिकल फॉर्म भी लिख सकता हूँ, मुझे पूरी पूरी मिन टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास F3 भी आ गई, मैंने F3 यहाँ पे छोड़ दी थी इंटेंशनली और आपसे पूछ लिया। इसी तरह कैनोनिकल फॉर्म में हमारे पास मैक्स टर्म्स भी होती हैं, लेकिन मैक्स टर्म्स के बारे में अभी आपको बताया गया था कि कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म का मतलब होता क्या है, जीरो का मतलब होता है नॉर्मल फॉर्म और वन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो इसमें अगर मैं इसके लिए लिखना चाहता हूँ इक्वेशन, तो इक्वेशन यहाँ पे जीरोस की बेस पे बनती है, और जीरोस की बेस पे अगर मैं बनाऊँ, अच्छा ये किसकी है, F2 की मैंने बना दी है, F1 की मैंने जान के नहीं बनाई क्योंकि F1 में बहुत ज़्यादा जीरोस थे, मुझे बहुत बड़ी इक्वेशन लिखनी पड़ती। तो आप देखें F2 में मैंने हाईलाइट किए में जीरोस कहाँ कहाँ पर आए, क्योंकि मैक्स टर्म्स मींस आउटपुट विल बी जीरो है। तो F2 में जीरो आया हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे सारे के सारे कॉम्प्लीमेंटेड हैं, बता देता हूँ। यहाँ पर F2 की बात करें, सारे के सारे जीरो हैं, और ये दो टर्म्स, ठीक है। तो सारे जीरोस का मतलब मैंने आपको बताया कि अगर मैं लिख लेता हूँ, इधर लिख के करते हैं सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। तो F2 इक्वल्स टू, पहली टर्म आ रही है 0 0 0, दूसरी टर्म आ रही है 0 1 0, तीसरी टर्म आ रही है मेरे पास 0 1 1, ठीक है। चले मैं इसके लिए आपके आसानी के लिए अगली लाइन में कर देता हूँ ताकि आपको याद है। इसमें जीरो का मतलब होता है नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, तो एक्स लिखूंगा, और ये चूंकि मैं मैक्सिमम लिख रहा हूँ तो प्लस का साइन आएगा, वाई लिखूंगा फिर जीरो की जगह प्लस का साइन आएगा, फिर जीरो की जगह जेड और इसको कर दूंगा ब्रैकेट, क्योंकि ये मैं सम टर्म बना रहा हूँ और सम टर्म के दरम्यान आएगा प्रोडक्ट। फिर उसके बाद सेकंड टर्म में फिर जीरो लगा हुआ है तो जीरो की जगह एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। वाई पे वन आया हुआ तो वाई कॉम्प्लीमेंटेड आएगा, प्लस जेड पे जीरो आएगा तो जेड एज इट इज आ जाएगा, फिर आएगा डॉट। मैं यहाँ पे अपोजिट काम कर रहा हूँ, ठीक है, जीरो की जगह मैं नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लिख रहा हूँ, वन की जगह कॉम्प्लीमेंटेड। एक्स पे जीरो आया हुआ है तो एक्स का मतलब एक्स ऐसी फॉर्म आ जाएगी, प्लस वाई पे मेरा कॉम्प्लीमेंट आएगा और पर प्लस जेड पे भी मेरा कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये मेरी फुल फॉर्म बनेगी जो आप कंपेयर कर सकते हैं, ऊपर भी लिखी हुई है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बार जेड बार, ठीक है। और वही वाली बात कि इसको मुझे कैनोनिकल फॉर्म में करना है, तो सिंपली मुझे F2 करा, और इसको भी वही बात है, कैपिटल एम में कैपिटल एम का कॉमन ले लिया, और ये टर्म एक्चुअली कौन कौन सी थी, जीरो थी, और उसके बाद टू था, और उसके बाद थ्री था। और इसमें मैं प्रोडक्ट का साइन लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट का साइन जो यहाँ पे यूज होता है वो होता है पाई, ठीक है, प्रोडक्ट का साइन जो यहाँ पे यूज होता है वो है पाई, ठीक है। तो ये F2 की इक्वेशन आ गई। इसी तरह मुझे F3 की निकालनी हो तो कोई बताएगा मुझे F3 की, डायरेक्ट मुझे बता दें इसकी कैनोनिकल फॉर्म, डेप में जाने की जरूरत नहीं, मुझे डायरेक्टली इसकी कैनोनिकल फॉर्म बता दें F3 की। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब है पाई कैपिटल एम और ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा वो बता दें। जी क्लास, F3 के लिए
0267 0267 सही है मोहम्मद नूर, आपका जवाब ये वाला भी सही है, 0267 ही आएगा। ठीक है, तो आपको इसका मतलब ये बात भी समझ में आ गई, F3 का क्या आएगा आंसर, 0267। और F1 का आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया कि F में बहुत सारे जीरोस हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म छोड़ के, यानी इसमें 6 नहीं आएगा, बाकी सब आएगा, यानी 0 1 2 3 4 5 7। ठीक है, इसकी मिन टर्म छोटी थी तो इसकी मैक्स टर्म बहुत बड़ी आ रही है। ठीक है, इसकी मिन टर्म छोटी थी तो मैक्स टर्म बहुत बड़ी आ रही है। क्योंकि अगर वही वाली बात है, इसी सर्किट को मैं आपको F1 वाले फंक्शन को सॉल्व करने का कहूँ और आपसे पूछूं कि अगर आप इसकी सर्किट डायग्राम बनाना चाहें या सर्किट बनाना चाहें तो मिन टर्म से बनाएंगे या मैक्स टर्म से, तो गैस करें आपका जवाब क्या होना चाहिए, मिन टर्म से इसको सॉल्व करना बेहतर रहेगा या मैक्स टर्म से। F1 की बात कर रहा हूँ। मिन टर्म्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है तो आपके दोनों ऑप्शन होते हैं, आप उसको मिन टर्म से सॉल्व कर लें या मैक्स टर्म से। लेकिन आपको कॉस्ट के व्यू पॉइंट से, कैलकुलेशन के व्यू पॉइंट से देखना वो होता है कि नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ वंस। अगर आपके आउटपुट में वंस कम आ रहे हैं तो गो फॉर मिन टर्म, अगर आपके आउटपुट में जीरोस कम आ रहे हैं तो गो फॉर मैक्स टर्म्स। ठीक है, क्योंकि फिर जितनी छोटी इक्वेशन होगी उतना उसको इम्प्लीमेंट करने में कॉस्ट भी कम आएगा, उतना उसको सिंप्लीफाइड होगी, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो F1 के लिए सुटेबल अप्रोच क्या है, मिन टर्म वाली अप्रोच है, मैक्स टर्म वाली अप्रोच सुटेबल नहीं है। और अगर टाई हो जाती है तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी मेथड यूज करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस आउटपुट में ज्यादा है या नंबर ऑफ वंस, इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको एसओपी करना बेहतर रहेगा या पीओएस करना बेहतर रहेगा, या इन सिंपल वर्ड्स मैक्स टर्म करना बेहतर रहेगा या मिन टर्म्स करना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका आउटपुट कैसा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म को और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया हुआ, उसके कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं से F2 की यहाँ पे बात देखी जाए। F2 एक फंक्शन ले लिया पीछे वाले टेबल से ये, और F2 क्या है कि ये है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ और F2 का कॉम्प्लीमेंट भी हाईलाइट। कह रहे हैं F2 ये है, ठीक है, और F2 में आप देखें तो जीरोस कहाँ कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ जीरो। लेकिन F2 का जब मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ तो अपोजिट हो जाता है, बिल्कुल जहाँ जीरो थे वहाँ वन हो जाते हैं, जहाँ वन थे वहाँ जीरोस हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट कर दिया। तो यहाँ पे इसको मैथमेटिकली या बूलियन अलजेब्रा से हमने प्रूव करना है कि F2 को अगर मैंने मिन टर्म की फॉर्म में लिखा तो ये बन रही है। ठीक है, यही बननी चाहिए, क्योंकि वन कहाँ कहाँ पर है, वन पर है, 4 5 6 7 पर है। ठीक है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, वन पर वन है, वन है, और 4 5 6 7 ये वन आया, तो इसकी वजह से जो मैंने इसकी मिन टर्म की इक्वेशन लिखी तो वो 1 4 5 6 आया। और अगर F2 कॉम्प्लीमेंट में मैं मिन टर्म निकालना चाहूँ, इस वाले टेबल में वन कहाँ कहाँ आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ आ रहा है, सिर्फ यहाँ आ रहा है, इन दो जगह पे। तो F2 कॉम्प्लीमेंट पे अगर मैं मिन टर्म का फॉर्मूला निकालूं तो वो सिर्फ ये बनता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 2 3 टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात कि F2 में 1 4 5 6 7 आ रहा है, तो F2 कॉम्प्लीमेंट में जाहिर सी बात है मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वो टर्म्स आएंगी जो एब्सेंट थी, तो इसमें 0 2 3 आ गई। अब आगे बढ़ता हूँ और मैं इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। F2 का कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट को मैंने अच्छा इसको एक्सपेंड कर दिया, पहले साथ ही आ गया, चलो ठीक है। पहले मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, कैसे एक्सपेंड कर दिया, 0 2 3 को मैंने ऐसे लिख लिया, M0 M2 M3। फिर ये जो कॉम्प्लीमेंट इस तरफ लगा हुआ था मैंने राइट हैंड साइड पे मूव कर दिया, या टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड कर दिया, कैंसिल आउट हो गया, यानी मैंने ये किया। मैं यहाँ पे क्लियर भी कर देता हूँ ताकि दोबारा से करके बात बता सकूँ। ये सिचुएशन है, मैंने बोथ साइड पे कॉम्प्लीमेंट ले लिया, यहाँ नहीं, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट आ गया और यहाँ पर भी होल कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो ये सिचुएशन बन गई। और ये कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास, ये जो ये बनी। ठीक है,
अब इस इक्वेशन पे जाहिर सी बात है होल कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो मैंने इसको डिमॉर्गन थ्योरम से सॉल्व किया। डिमॉर्गन से सॉल्व किया तो ये इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट हो गए और प्लस की जगह सब बीच में आ गए डॉट। और थोड़ी देर पहले हमने ये बात प्रूव की थी कि इंडिविजुअल मिन टर्म्स जो है उसका कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली इक्विवेलेंट होता है उसकी इक्विवेलेंट मैक्स टर्म के। ठीक है, हमने ये बात प्रूव की थी ना, ये वाली बात, कि अगर मिन टर्म ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट है तो वो मैक्स टर्म ऑफ एक्स होता है। ये थोड़ी देर पहले हमने बात प्रूव की थी। तो मैंने हर इंडिविजुअल मिन टर्म को कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म को उसकी मैक्स टर्म से रिप्लेस कर दिया। M2 का कॉम्प्लीमेंट था कैपिटल M2 से कर दिया, M3 का कॉम्प्लीमेंट था उसको कैपिटल M3 से कर दिया। और फिर इसको वही बात है एक्सपेंड से तो दोबारा से कंप्रेस कर लिया, क्योंकि अब ये मैक्स टर्म्स हैं तो यहाँ पे पाई आ गया और m of 0 to 3। तो F2 कह रहे हैं इक्वेलेंट है पाई ऑफ 0 to 3, और ये साथ ही साथ इक्वेलेंट है सम ऑफ 1 4 5 6। और ये वही बात है इन अदर वर्ड जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई कि आप फंक्शंस में देखें कि नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा हैं या नंबर ऑफ वंस। ये चीज़ बताती है कि आपके फंक्शन में नंबर ऑफ जीरोस कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, ये चीज़ क्या बताती है कि आपके फंक्शन में जीरोस कहाँ कहाँ हैं, और ये चीज़ बताती है कि आपके फंक्शन में वंस कहाँ कहाँ हैं। और ये दोनों इक्वेलेंट हैं, इन दोनों को लेकर आप सर्किट सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। जीरो से भी वही आएगा, वन से भी वही आएगा, लेकिन इस एग्जाम्पल को देखा जाए तो जीरो से सॉल्व करना अपेरेंटली हमें ईजी लग रहा है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, और वन को लेकर सॉल्व करना थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है क्योंकि इसमें 5 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। तो कॉम्प्लीमेंट फंक्शंस मिन टर्म्स आर द अपोजिट ऑफ देयर ओरिजिनल फंक्शन आई व्हेन ओरिजिनल फंक्शन इज जीरो। तो ये बात जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था ना कि आप फंक्शन को देख के अंदाजा लगा लें कि जीरोस वाली लॉजिक्स यानी आप उसको मैक्स टर्म से इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे या मिन टर्म से। अगर नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा हैं तो यू विल प्रेफर कि मैं मिन टर्म इम्प्लीमेंट करूँ, और अगर नंबर ऑफ वन ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली मैं कम वाला ऑप्शन पे जाऊँगा जो कि मैक्स टर्म होगा। तो इस केस में F2 को अगर मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो देखने से पता लग रहा था 0 3 है 1 5 है, तो मैक्स टर्म वाली अप्रोच ज़्यादा सुटेबल रहेगी। लेकिन अगर मुझे F2 का कॉम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करना हो तो फिर सुटेबल क्या हो जाएगी, मेरे पास मिन टर्म हो जाएगी। तो ये बात भी प्रूफ कर दी कि जहाँ पे मिन टर्म्स होती है उसके अलावा जो बचते हैं वो सारे के सारे मैक्स टर्म्स होते हैं। तो वंस का मतलब मिन टर्म्स और जीरोस का मतलब मैक्स टर्म्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट आपस में इंटर रिलेटेड ही हैं। कहीं प्रोडक्ट कह रहा हूँ, कहीं पेमेंट कह रहा हूँ, तो सिर्फ फॉर्म्स का फर्क है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म। ये जो नीचे लिखी हुई कैनोनिकल फॉर्म है, ये जो ऊपर लिखी हुई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आता है। स्टैंडर्ड सॉरी ये वाली नहीं है जो एक्स वाई की फॉर्म में लिखी थी वो स्टैंडर्ड थी। ठीक है, तो हैंस प्रूफ हो गई ये वाली बात जो मैंने अभी लास्ट में बताया आपको कि आप अपने आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे उसमें जीरो ज्यादा है या वन, तो आप फिर चाहें तो उसको मिन टर्म से इम्प्लीमेंट करें मैक्स टर्म से, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी तो पूछ सकते हैं। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन बड़ी सिंपल है कि सम ऑफ मिन टर्म से प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में जाना हो तो बड़ा आसान सा तरीका है, रीराइट मिन टर्म शॉर्ट हैंड यूजिंग मैक्स टर्म शॉर्ट हैंड। ठीक है, एंड रिप्लेस मिन टर्म इंडिसेस विच इंडिसेस आर नॉट ऑलरेडी देयर। सिंपल वर्ड्स, आप वो वाली मिन टर्म अगर आपको गिवन है, अगर आपको मैक्स टर्म में जाना है तो आप वो वाली टर्म्स लिखते हैं जो एब्सेंट है। सेम फॉर मैक्स टर्म्स, आप मैक्स टर्म्स को मिन टर्म में कन्वर्ट करें और वो टर्म्स लिखते हैं जो कि एब्सेंट है या जो इंडेसिस मौजूद नहीं है। ऊपर 3 4 5 6 7 था तो मिन टर्म में 3 4 5 6 7 था तो मैक्स में 0 1 2 आ गया। नीचे अगर मैक्स टर्म में देखा जाए 0 3 5 6 था तो मिन टर्म में 1 2 4 7। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल कन्वर्जन नहीं। अच्छा, मिड टर्म मैक्स टर्म का टॉपिक में यहीं तक था, बाकी हम डिटेल में जाएंगे। एक थोड़ा सा सब टॉपिक है और वैसे थ्योरी में इसका कोई इतना काम नहीं है लेकिन लैब में हो सकता है आपको हेल्प आउट करे। तो सम डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स की फैमिलीज होती हैं, यानी आईसीज जो आप यूज़ करेंगे लैब में, तो उसमें कुछ टीटीएल आईसीज होंगी, कुछ
मॉस बेस होंगी, कुछ ECLIC। TTLIC स्टैंड्स फॉर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये बेसिकली ट्रांजिस्टर में बनी होती है। ट्रांजिस्टर क्या होता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं, स्टैंडर्ड TTL भी होती हैं हमारे पास, ICs लो पावर भी होती हैं, शॉर्ट की भी होती हैं। अब ये सारे एनालॉग के टॉपिक हैं तो इसकी मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन अब IC के नंबर्स को देख के पहचान सकते हैं कि ये इसमें कौन सी वाली ICs यूज या ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं। अगर IC के नंबर में आप ज़्यादातर आपकी 7-4 या 5-4 वाली ICs होंगी, 7-4 ज़्यादातर होंगी लैब्स में जो यूज़ करेंगे, तो 7400 अगर लिखा हुआ है, से सपोज नैंड गेट की IC ले ली, तो वो स्टैंडर्ड TTL IC होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड की अगर आप उसको अपने सर्किट में यूज़ कर रहे हैं कहीं, तो डेटा शीट आप स्टैंडर्ड वाली पिक करेंगे। लेकिन अगर 7-4 के साथ L लगा हुआ है 0-0 के दरमियान में, तो ये लो पावर के लिए बताए जा रहे हैं, ये लो पावर ऑपरेट करती है। इसके लिए आप जो डेटा शीट यूज़ करेंगे या डॉक्यूमेंटेशन जिसे कहा जाता है, तो वो लो पावर वाली यूज़ करेंगे। 74S लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है शॉर्ट की TTL है। शॉर्ट की डायोड्स होते हैं, एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है कि एनालॉग में के टॉपिक्स हैं कि शॉर्ट की में क्या होता है, लेकिन ये शॉर्ट की वाला इसमें मैकेनिज्म होता है। और अगर LS लगा होता है तो वो लो पावर शॉर्ट की टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो कोशिश आपने ये करनी होती है कि अगर आपके सर्किट में मिक्स ऑफ ICs हैं, मल्टीपल ICs यूज हो रही हैं, तो कोशिश ये करें कि या तो सारी स्टैंडर्ड टाइप हो, या सारी लो पावर हो, या सारी शॉर्ट की हो, या सारी LS टाइप हो। मिक्स टाइप यूज करना नॉर्मली जो है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जनरेट करता है, वो मैच नहीं हो पाते। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि जब भी आप IC अपने प्रोजेक्ट्स के लिए लें या मल्टीपल ICs का प्रोजेक्ट बनाएं, तो उनकी ICs के नंबर को चेक कर लें कि वो सारे सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, या तो सारी L हों या सारी S हों या LS हों या बिल्कुल भी ना हो। मिक्स होंगी तो उसमें रिजल्ट्स में इश्यूज आ जाते हैं। इसके अलावा CMOS टाइप होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यूज फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर होते हैं। ये नॉर्मली कहना चाहिए कि स्मॉलर इन साइज होते हैं, चीपर भी होते हैं, और लो लो वोल्टेज पे भी ऑपरेट कर लेते हैं। इनकी अलग कैटेगरी है। फिर इसके अलावा कुछ ICs होती हैं, इमीटर कपल्ड लॉजिक यूज बाय पोलर सर्किट टेक्नोलॉजी हैज फास्टर स्विचिंग स्पीड बट हाई पावर कंजम्पशन। ठीक है, इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी ट्रेड ऑफ स्मॉल। और जब ICs आप यूज करते हैं तो उसमें कुछ ट्रेड ऑफ या परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इनको आप ध्यान में रखते हैं। और नंबर 1 इज प्रोपगेशन डिले टाइम। प्रोपगेशन डिले टाइम क्या है? प्रोपगेशन डिले टाइम ये है कि अगर आपका सर्किट बड़ा है, यानी एक IC है, उसका आउटपुट दूसरी IC का इनपुट बन रहा है, फिर उसका आउटपुट तीसरी IC का इनपुट बन रहा है, तो जब आपने इनिशियली फर्स्ट इनपुट अप्लाई किया था, एक्चुअल जो आपके सर्किट का इनपुट था, वहां से आउटपुट जनरेट होने तक बीच में बहुत सारी ICs हैं, तो उनसे थ्रू होते हुए सिग्नल जब आउटपुट पहुंचेगा तो बीच में डिले आ जाएगा। यानी बिल्कुल टाइम जीरो पे तो नहीं आएगा, हो सकता है कुछ नैनो मिली माइक्रो सेकेंड्स का डिले आए। तो वो जो डिले टाइम होता है फ्रॉम अप्लाइंग द इनपुट टिल द आउटपुट विल बी जनरेटेड, वो कहलाता है आपका प्रोपगेशन डिले। ठीक है, ये भी थोड़ा सा लैब में आप पढ़ेंगे और आपको शायद बताया जाए कि प्रोपगेशन डिले आता है सर्किट में। ठीक है, एक फिजिकल कंस्ट्रेंट कह लें, इलेक्ट्रिकल कह लें, ये आता है। पावर डिसिपेशन, पावर भी लेती है जाहिर सी बात IC, तो पावर के बारे में भी बताया जाएगा। फैन आउट एक और इंटरेस्टिंग चीज। फैन आउट क्या होता है कि आपकी IC, वही वाली बात है कि एक IC से आउटपुट जनरेट हुआ, वो आउटपुट आपको मल्टीपल ICs का इनपुट बनाना है। ठीक है, हो सकता है उस आउटपुट को आपने 4 अलग अलग ICs को देना, तो हर IC की एक फैन आउट लिमिट होती है, और वो क्या होती है? फैन आउट ऑफ अ गेट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट दैट द गेट कैन ड्राइव। क्योंकि उस पर करंट होता है और वो आप डिवाइड कर देते हैं, तो फिर वो एक लिमिट है जो कि उसकी डेटा शीट में गिवन होती है कि ये IC का फैन आउट इतना है, यानी उससे ज़्यादा ICs को आप उससे ड्राइव नहीं कर सकते, यानी उसके आगे ICs नहीं लगा सकते। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है आपको। ये चीज़ अगर आप मिस कर दें और आप समझें कि जैसे पेपर पेंसिल या सिमुलेशन में IC काम कर रही है वैसी हार्डवेयर में करेगी, तो यहाँ पे मसला हो जाएगा और आपके रिजल्ट फिर वही कहूँगा एक्सपेक्टेड नहीं आएंगे। तो ऑलवेज मेक श्योर कि सिमुलेशन भले से चल रहा हो, लेकिन हार्डवेयर पर जब जाए ना, तो उसके फैन आउट्स, प्रोपगेशन डिले और ये LS LL वाली चीज़ें चेक कर, क्योंकि ये सब चीज़ें सिमुलेशन में नहीं हाईलाइट होती हैं, और वहाँ पे तो लॉजिकल टेस्टिंग होती है। तो लॉजिक सही होने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल या हार्डवेयर के जो इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रेंट है वो भी मैटर हो। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, स्पीड पावर प्रोडक्ट SPP, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोपगेशन डिले टाइम एंड द पावर डिसिपेशन। ये एक मैट्रिक्स है जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि
आप इस सर्किट का समझ लें कि कितना अच्छा है या कितना बुरा है, एक फैक्टर है स्पीड पावर प्रोडक्ट। ठीक है, तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें कहना चाहिए कि आपको ध्यान रखना है प्रोपेगेशन डिले का, फैन आउट का, पावर कभी कभी कंट्रोल हो जाती है, कभी कभी बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, जो आईसी ने लेना है वो तो पावर लेनी है। ठीक है, लेकिन प्रोपेगेशन डिले, फैन आउट और आईसी की टाइप आपको ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम लेक्चर कंक्लूड करते हैं। जी क्लास, shall I conclude the lecture? ठीक है, तो फिर टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।